जीवन अमारो। चलिए, तो हम लोग स्किन के बारे में कंप्लीट सभी पॉइंट्स याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 2 पॉइंट पूरा पढ़ लिया, 2 पॉइंट जरूर याद रखना है। हेयर्स का होना जरूरी, क्यों? क्योंकि हेयर्स ही हमारे अंदर क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन। जिनमें हेयर नहीं होते, जैसे पानी में रहने वाली व्हेल और डॉल्फिन मछलियाँ, ये भी किसमें आती है, मछलियों में नहीं आती है, सस्तन में आती है। तो इनमें रेगुलेशन, इनमें तो हेयर्स होते नहीं है, तो उनमें रेगुलेशन के लिए मैंने बता दिया कि उनकी स्किन के नीचे क्या पाया जाता है, चर्बी का एक स्तर पाया जाता है, और वो जो चर्बी का स्तर होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लबर। वो उनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। हमारे अंदर ये कैपेसिटी कैसे रहती है, हम बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर भी अपने आप को बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि हमारी स्किन में कौन सी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड। पसीना आएगा, जितना ज़्यादा पसीना आएगा बॉडी का टेम्परेचर डाउन, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है, पसीना कम आएगा ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये सब काम यही ग्लैंड्स और हेयर्स मिलके करते हैं, जो कि एक तरह से थर्मो रेगुलेशन का रखे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, याद रखिएगा। हेयर्स का फंक्शन, ब्लबर का फंक्शन, और ब्लबर एक और कार्य करता था। क्या कार्य करता था? जब उनको जो पानी में रह रही है वो, लेकिन फिर भी वो समुद्र का पानी नहीं पीकर कौन सा पानी पीती है, उन्हीं के ये चर्बी जो है ये मेटाबोलाइज होकर मेटाबॉलिक वाटर बनाएगी, उसी का इस्तेमाल करेगी, पानी कभी नहीं पिएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एंडोस्केलेटन। अब बात करते हैं हमारे खोपड़ी की। एंडोस्केलेटन के अंदर सबसे पहले खोपड़ी, फिर हमारे रिब्स, फिर हमारे करोड़स्तंभ, इनके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जनरली अंतःकंकाल जो होता है हमारा, अंतःकंकाल किसका बना होता है, अस्थियों का, और कुछ कास्ती भी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो स्कल है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। खोपड़ी जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारी खोपड़ी में डिफरेंट टाइप की बोन्स पाई जाती हैं। ये जो बोन्स होती है उनमें आगे वाली फ्रंटल, यहाँ वाली टेम्पोरल, बीच वाली पैराइटल और पीछे वाली ऑक्सीपिटल बोन होती है। ये हमने पढ़ा है जब हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, क्लियर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमने जब सरीसृप की बात की थी तब भी हमने कहा था ये कौन से होते हैं, मोनोकोन्डाइलिक। उसके बाद बर्ड्स की बात की तो भी क्या बोला, मोनोकोन्डाइलिक। हमारी जब बात आती है तो हम हो जाते हैं डाइकोन्डाइलिक। डाइकोन्डाइलिक का मतलब समझिए, ये अपन ने जब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तब भी ये पॉइंट आया था। वही ऑक्सीपिटल बोन जो हमारे पीछे वाली बोन है, ठीक है। इस पीछे वाली बोन से 2 कंदुकनुमा संरचनाएं निकलती है। क्या निकलती है? 2 कंदुक। इसीलिए हमारी खोपड़ी को क्या बोलते हैं, द्विकंदुकीय, डाइकोन्डाइलिक, है ना। और ये दोनों कंदुक जो है ये हमारी पहली प्रथम कशेरुका, जो हमारे करोड़स्तंभ की प्रथम कशेरुका होती है उसमें जाकर फिट हो जाती है, तभी हमारी खोपड़ी का पूरा वजन इन पे रहता है, ठीक है। एटलस और एक्सिस, ये दोनों हमारी नेक की मूवमेंट को रेगुलेट करती है, बराबर। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिए, स्पेशली ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, कंपैरिजन करके याद रखिएगा कि एम्फीबियंस में कैसा था, डाइकोन्डाइलिक, ठीक है। इसी मछलियों में कैसा था, खोपड़ी, मोनोकोन्डाइलिक। सरीसृपों में कैसा था, मोनोकोन्डाइलिक। उसके बाद पक्षियों में कैसा आया, मोनोकोन्डाइलिक। वापस मिनरल्स में कैसा आ गया, डाइकोन्डाइलिक, है ना। तो द्विकंदुकीय स्कल खोपड़ी हमारे में पाई जाती है क्योंकि हमारे में 2 ऑक्सीपिटल कोन्डाइल्स जो होते हैं वो ऑक्सीपिटल बोन से निकलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लोअर जो कंसिस्ट ऑफ सिंगल बोन, वेंट्री बोन को जिसे बोलते हैं, ऑन ईच साइड। मीन समझिए, हमारा जो है जड़वा जो है, इसमें ऊपर वाले जो है ये हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट, ये नहीं लगेगी। नीचे वाली जड़वा जो है यही मूवमेंट करता है। तो नीचे वाली जड़वा की जो बोन है, कंप्लीट बोन, इस बोन को हम क्या बोलते हैं, इस बोन को हम बोलते हैं डेंट्री बोन। क्या बोलते हैं, डेंट्री बोन। और यही क्या करती है, मूवमेंट करती है, ठीक है।
देखिए याद रखिए, दिस मेक्स द जॉ स्ट्रॉन्ग, और इसी की वजह से हमारा जॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मैमल्स में जनरली जो मुंह होता है उसमें जो जड़ें होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो कोई सा भी मैमल्स हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद अंतरकंकाल में ही अगला पॉइंट एंडोस्केलेटन की बात बोन्स के बारे में ही आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से। नेक मोस्टली कंटेन 7 सर्विकल वर्टिब्री, यानी आप लोगों ने जब अंतःकंकाल पढ़ा था ह्यूमन का, मैंने पढ़ा है आप लोगों को, तो अंतःकंकाल में हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर ग्रीवा कशेरुकाओं के नंबर कितने होते हैं? 7, थोरेसिक 12, हाँ, उसके बाद लंबर कटी प्रदेश वाली कितने थे? 5। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिक्स है कि 7 सर्विकल वर्टिब्री, 7 ग्रीवा कशेरुकाओं का पाया जाना इट इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो मैमल कितना ही लंबा क्यों ना हो, चाहे उसकी गर्दन कितनी ही लंबी क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम दिखाया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, जिराफ का डायग्राम है। जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है और हमारी गर्दन छोटी होती है, उससे काफ़ी छोटी होती है, लेकिन फिर भी हम भी मैमल्स में, वो भी मैमल्स में, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स तो यही, ये भी मैमल्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, अद्वितीय लक्षण है कि चाहे मैमल्स कितना ही लंबी गर्दन वाला हो, चाहे छोटी गर्दन वाला हो, चाहे जिसकी गर्दन फिर भी नहीं रही हो, उनमें भी 7 ग्रीवा कशेरुकाएं जरूर होती है। इट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स का होना, ये मेमोरियल्स का यूनिक कैरेक्टर है कि स्तन ग्रंथियां होगी ही होगी। अब ये अलग बात है कि फंक्शनल में होगी कि नहीं होगी, लेकिन साथ होंगी जरूर। ऐसे ही ग्रीवा कशेरुकाओं के नंबर जो है वो भी सभी मेमल्स में 7 होंगे, ये फिक्स है, ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। याद रखना है ये कोई, गर्दन में ग्रीवा कशेरुकाओं के नंबर ऑलवेज 7 होते हैं। किनके अंदर? मैमल्स में। ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नंबर 3, फर्स्ट 2 वर्टिब्री होंगे एक्टस एंड एक्सिस। पहली 2 कशेरुकाएं जो ग्रीवा कशेरुकाओं के पहली 2 कशेरुकाएं हैं, इनका नाम है एटलस और एक्सिस। ये दोनों हमारे हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि हमारा हेड का जो मूवमेंट है, यस एंड नो बोन जो हम बोलते हैं, वो इसी आधार पर बोलते हैं। इन 2 की वजह से ही हमारा हेड जो है ये मूवमेंट नो वाली और यस वाली कर पा रहा है। ओके, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। 3 to 5 sacral vertebrae are firmly fused to form synsacrum। हमने पढ़ा है कि लास्ट में जो सेक्रल वर्टिब्री होती है हमारी, कुछ वाली 3 से 5 सेक्रल वर्टिब्री मिलकर जुड़कर एक वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है, जिन्हें सिंसेक्रम बोलते हैं, है ना। ये भी याद रखिएगा। सिंसेक्रम वर्ड एक जगह और आया था, कहाँ आया था बताइए? हमने इतने सारी क्लासेस पढ़ी, किसमें सिंसेक्रम वर्ड आया था? इससे जस्ट पहले जब मैंने बर्ड्स पढ़ाया था, बर्ड्स के अंदर जो उनका बॉडी शेप है उसको मेंटेन करने के लिए करोड़ स्तंभ में जो उनकी सर्वाइकल कशेरुकाएं थी, जो उनकी थोरेसिक पुरुषीय कशेरुकाएं थी, जो उनकी लंबर कशेरुकाएं थी, सब एक साथ फ्यूज होकर सिंगल बोन बनाती है सेक्रम। वहां पर भी सेक्रम बोलते हैं, यहाँ पर लेकिन वो सब नहीं है, यहाँ केवल सेक्रल जो जुड़कर सिंसेक्रम बनाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। लॉन्ग बोन्स है हेवरशियल कैनाल, और हमने कहा कि हमारे अंदर जो बोन्स होती है वो सॉलिड बोन्स होती है, उनके अंदर हेवरशियल कैनाल्स पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेवरशियल के जब हमने टिश्यू पढ़े थे तब मैंने आपको बोन्स और कार्टिलेज दोनों के बारे में पढ़ाया था। बोन्स जो होती है उनमें हमने पढ़ा था कि बोन की बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। अंदर वाली जो कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम के बाद एंडोस्टियम। दोनों के बीच में जो स्पेस होता है मैट्रिक्स, उसमें डिफरेंट तरह की क्या पाई जाती है? कैनाल्स, हेवरशियल कैनाल्स, वॉल्कमैन्स कैनाल्स। तो ये हेवरशियल कैनाल का पाया जाना ये मेमेलियन सस्तन की बोन्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिएगा। हेवरशियल कैनाल का पाया जाना लॉन्ग बोन्स में, हेवरशियल कैनाल्स का पाया जाना इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर द मैमल्स या सस्तन। ओके, चलिए तो एंडोस्केलेटन में ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो अब देखो बेटा, इसके अंदर सबसे पहली बात कि जब हम बात कर रहे थे कि भाई सस्तन में एंडोस्क्लेरोटिक जो पड़ा उसमें मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट कि भाई उनका स्कल खोपड़ी कैसी है, डाइकोटाइलिक, तो ये याद रखो। दूसरा कि उनके अंदर 7 ग्रीवा कसरूकाएं होंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, होगी ही होगी, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा बोन जो होगी उनमें लॉन्ग बोन्स में ये वर्षन के नाम होगी, ये 3 पॉइंट जरूर याद होनी चाहिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, बस वही है, बिल्कुल सिंपल। देखिए माउथ इज रिलेटिवली स्मॉल एंड मूवेबल लिप्स, लिप्स होते हैं हमारे अंदर, मूवेबल होते हैं, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। हमको पता है ना, जब हमने पढ़ाया था हमने कहा था कि यहाँ से तो केवल साउंड निकलती है, स्पीच में कन्वर्ट कौन करता है, टंग एंड लिप्स एंड चिक्स आल्सो, है ना, टंग लिप्स एंड चिप्स, ये तीनों मिलकर उसको आवाज में बदल देते हैं, साउंड जो होती है उसको स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो मूवेबल होते हैं हमारे लिप्स, ठीक है, याद रखना है। बकल कैविटी है सलाइवरी ग्लैंड, पता ही है हमें कि हमारी जो बकल कैविटी बुक हुआ है उसमें दोनों तरफ यहाँ पर कौन सी ग्रंथियाँ होती है, सलाइवरी ग्रंथियाँ होती है, 3 जोड़ होती है, तीनों के नाम आपको याद ही है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, है ना, तो ये सब नाम आपको याद रखने। सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं बकल कैविटी में, अभी तक नहीं आ रही थी, हमारे में है, और 3 जोड़ हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। हमारे जो होते हैं ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, ठीक है, दोनों जबड़ों में क्या पाए जाते हैं, टीथ, जो टीथ पाए जाते हैं कि नहीं, और टीथ भी कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट प्रकार के होते हैं कि नहीं, काटने वाले अलग, चीरने वाले अलग, चबाने वाले अलग। नेचर ने अपने को ऐसे टीथ दिए हैं कि ह्यूमन क्या होता है, सर्वाहारी, ठीक है, चबाने वाले अलग, काटने वाले अलग, अभी डिस्कस करेंगे उनके बारे में। और जनरली हम बोलते हैं कि हमारे टीथ जो है वो हमारी जो बोन्स होती है, कौन सी बोन, नीचे वाली मैंडिबल, ऊपर वाली मैक्सिला, इनके अंदर जो सॉकेट्स होते हैं, गर्त होते हैं, उनके अंदर जाकर फिट रहते हैं। तो ऐसे दांत जो हड्डियों के गर्त में जाकर फिट रहे, ऐसे दांत को क्या बोलते हैं, थिकोडोन या गर्त दंती, बोलते कि नहीं। तो ये भी हमारी दांतों की एक विशेषता है, याद रखिएगा, गर्त दंती दांत पाए जाते हैं, थिकोडोंट। These are embedded in jaw sockets, जो मतलब जड़वा के बोन है, उनके जो सॉकेट्स है उनके अंदर हमारे दांत फिट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट, है ना, इंसाइजर अलग, कैनाइन्स अलग, और प्रीमोलर्स एंड मोलर्स वो अलग, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो टीथ अकर्स इन बोथ द जॉ। और अब इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं थिकोडोन, गर्त दंती में। गर्त दंती के बाद हमने कहा कि हेटेरोडोंट भी होते हैं, है ना, हेटेरोडोंट कैसे होते हैं अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बताते हैं। देखिए टीथ आर हेटेरोडोंट, दीज आर 4 टाइप्स, 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। देखो छेदक अलग, कंकक अलग, हाँ, प्रीमोलर, मोलर अलग, अरेडार, अरेडार। तो इंसाइजर्स आगे वाले दांत किस काम में आते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग, कटिंग एंड बाइटिंग। और कैनाइन्स, ये जो 2 नुकीले दांत होते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, कैनाइन्स क्या होते हैं, ये पियर्सिंग, चीरने के लिए, ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। ऑफेंस और डिफेंस में किसके अंदर, जब हम बात करेंगे कौन से एनिमल, कार्निवोरस मांसाहारी, वो भी तो मेमल्स में आते हैं भाई, चीता, शेर, उनके अंदर तो कैनाइन्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो उनमें भी ये यही काम करेंगे, ठीक है। और प्रीमोलर्स और मोलर्स, इसका काम तो आपको पता ही है, ग्राइंडिंग एंड चेविंग, चबाने के काम में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, थिकोडोंट के अलावा हेटेरोडोंट हो गए, इसके अलावा एक और पॉइंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड डाइफायोडोंट। अब डाइफायोडोंट का मतलब क्या है, देखिए अभी इसी स्लाइड में आएगा, नेक्स्ट देखते हैं
डायफायोडोंट। भैया डायफायोडोंट का मतलब ये है कि एक जीवन में कितनी बार आते हैं हमारे दांत? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। अरे भाई बोलते नहीं, एक तो दूध के दांत आए, है ना? दूध के दांत मतलब जो दांत होंगे वो कैसे होंगे? दूध के दांत जो होंगे उसके अंदर हम बोलते हैं कि ये 20 दांत होते हैं। एक बार आते हैं, फिर गिरते हैं, फिर दूसरी बार आते हैं दूसरे दांत। तो कितनी बार आ गए? 2 बार। तो द्विबार दंती, है ना? गर्त दंती, विषम दंती, इस प्रकार दांत के तीनों टाइप जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़े, याद रखिएगा। क्लियर? सिंपल है। ओके, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टंग इज मोबाइल। हमारी टंग क्या होती है? हम चलन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट लिवर एंड पैंक्रियाज इज प्रेजेंट। लिवर पैंक्रियाज भी हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ओपन आउट बाय एनस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एनएस के थ्रू ओपन हो रही है, मल द्वार के थ्रू ओपन हो रही है। बराबर है ना? क्लोएका नहीं है और सारणी नहीं है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम माटे और यूरोजेनिटल मार्ग अलग ही ओपनिंग होती है उनकी, ठीक है ना? मेल के अंदर पेनिस बोल देंगे, फीमेल के अंदर वेजाइना बोल देंगे, ठीक है ना? तो यूरोजेनिटल ओपनिंग अलग, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि पक्षियों में सबका कॉमन पाथवे होता है, सब में कॉमन है। क्या बोलते थे उसे? अवसारणी। यहाँ अवसारणी नहीं बोलते, यहाँ एनएस या मल द्वार बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें बोलेगा? एनएस में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माटे अलग ओपनिंग होगी, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे मेल के अंदर पेनिस, फीमेल के अंदर वेजाइना, ठीक है ना? अलग ओपनिंग है, मल द्वार के थ्रू नहीं होते वो पाथवे। चलिए, इसी तरह गैस्ट्रिक जूस। अब बात करते हैं हमारे अंदर, जब हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? प्रोटीन वाले अलग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अलग, है ना? लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम अलग। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस रेनिन एंजाइम सेक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में रेनिन एंजाइम होता है, जठर के रस में वो डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन, ये भी पढ़ा हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, बड़े अच्छे से पढ़ा है इसको। मिल्क के अंदर जो कैसीन प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट केवल एक ही उससे कर सकता है, इसका नाम क्या है? रेनिन। एक रेनिन हार्मोन आता था, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या थी? रेनिन। सिंगल एन होता है उसमें, वो हार्मोन है ना? बताइए कौन सेक्रेट करता था वो हार्मोन? रेनिन हार्मोन। हमने पढ़ा था कि वहां पर जो जेजी सेल्स होती है किडनी में, जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, वो रेनिन एंजाइम सेक्रेट करती है। रेनिन सॉरी वो रेनिन हार्मोन सेक्रेट करती है। ये क्या है? रेनिन एंजाइम, जो कौन सेक्रेट करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, चलिए। तो रेनिन एंजाइम मिल्क डाइजेशन के लिए होता है, हाँ? जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली उन्हीं के अंदर ये एंजाइम सेक्रेट होगा। जब बड़े हो जाएंगे तो ये एंजाइम सेक्रेट नहीं होगा। इसी तरह दूध में लैक्टोज शुगर होती है, पढ़ाया हमने। तो दूध की लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने वाला लैक्टेज एंजाइम, ये तो बड़ों में भी रहेगा भाई। ये केवल छोटे बच्चों में ही रहता है, बराबर ना? जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं रेनिन एंजाइम लो होता जाता है, इसीलिए तो बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, कुछ लोगों को दूध पचता नहीं है, कारण वही। इंटेस्टाइनल जूस है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शुगर जो होगी उसको डाइजेस्ट करेगा। ये शुगर है और ये प्रोटीन है, डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है? कैसीन इज द प्रोटीन, लैक्टोज इज द शुगर इन मिल्क। दोनों मिल्क में ही होंगे, ठीक है? मिल्क शुगर एंड मिल्क प्रोटीन, दोनों को डाइजेस्ट करने वाले डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स। सिंपल है, तो पहले से याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में ही। इसी के बाद देखिए जरा ध्यान से, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एक दो पॉइंट और डिस्कस करने हैं, उनको भी याद रखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जैसे एनएस वाली बात आपको याद रखनी है, उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ये याद रखना है कि हमारे अंदर क्या रीनल पोर्टल सिस्टम है? नहीं है ना? नहीं होगा। यकृत निवाहिका तंत्र जरूर है, ये भी याद रखिएगा। हमारे में यकृत निवाहिका तंत्र, जिसे क्या बोलते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र हाजिर होता है। यकृत निवाहिका तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम,
पाया जाता है। जबकि रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट। क्यों? क्योंकि हार्ट कैसा बन गया? 4 चेंबर। जिनमें हार्ट 4 चेंबर बन गया, अब रीनल पोर्टल सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखना है ये पॉइंट। अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पॉइंट, दोनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम बर्ड्स में भी घेरा गया था, क्योंकि इनमें भी कौन सा हार्ट आ गया? 4 चेंबर हार्ट। हमारे में भी कौन सा आ गया? 4 चेंबर हार्ट। हाँ, लेकिन यकृत दिवाई का तंत्र तो हाजिर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम में, जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात होती है तो इसके अंदर जब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की, तो हमारे अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? इसलिए फेफसा के द्वारा होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फेफसा के द्वारा ही रेस्पिरेशन होगा। और हमारे फेफसा कैसे होते हैं? स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। बर्ड्स में भी किसके थ्रू था? लंग्स के थ्रू ही था, लेकिन उनके कैसे थे? स्पॉन्जी एंड इन इलास्टिक। छोटे छोटे वर्ड याद रखना पड़ते हैं, स्पॉन्जी एंड इलास्टिक। जबकि बर्ड्स में स्पॉन्जी एंड इन इलास्टिक। ओके। रिब्स मसल्स, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, बाह्य अंतरपासली स्नायु, अंतर अंतरपासली स्नायु होते कि नहीं होते? रिब्स मसल यानी पासली स्नायु हाजिर होते हैं। एंड डायफ्राम, डायफ्राम का पाया जाना ये भी मैमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना। डायफ्राम और ये मसल्स दोनों ही मिलकर ब्रीथिंग में हेल्प करती है। हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारा उदर पटल और हमारी अंतरपासली स्नायु होती है, नहीं होती है? यही दोनों हमारी उर्सी गुहा के कद को बढ़ाती है, जिसके कारण लंग्स एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट होते हैं, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं? श्वास और उच्छ्वास कर पाते हैं। तो यही पॉइंट है, ये भी आपको याद रखनी है। इसी तरह से ग्लोटिस गार्डेड बाय एपिग्लोटिस। तो ग्लोटिस जो ओपनिंग होती है ट्रेकिया श्वास में लगी, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोटिस, है ना। जबकि अगर हम इसोफेगस की ओपनिंग की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं? गैलेट, है। तो ग्लोटिस और गैलेट दोनों के ऊपर जो ढक्कन होता है कोमल, जब खाना खाते हैं तो श्वास नली को ढक देता है। जब श्वास लेते हैं तो खाने वाली इसोफेगस ग्लास नाल को ढक देता है, बराबर ना। उसका नाम क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज प्रेजेंट, ठीक है। ग्लोटिस क्या है? श्वास नली का द्वार, ठीक है। श्वास नली के द्वार को बोलते हैं ग्लोटिस। तो उसको गार्ड करने वाला, उसको ढकने वाला, उसको खोलने वाला ढक्कन का नाम एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर है इसलिए। लैरिंक्स कंटेन वोकल कॉर्ड्स, पढ़ा है हमने कि हमारे अंदर ध्वनि उत्पादक केंद्र का नाम क्या है? लैरिंक्स, है ना। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वोकल कॉर्ड्स। कितने होते हैं? 2 पेयर्स। सब पढ़ा हुआ है अपने। तो ये लैरिंक्स जो होंगे, 2 जोड़ में से केवल 2 ही होंगे जो ध्वनि उत्पादन में हेल्प करेंगे, बाकी 2 उनके सपोर्ट के लिए होते हैं, उनकी रक्षा के लिए होते हैं। ये भी पढ़ लिया है अपने। और इनका कंट्रोलिंग कौन सी नर्व करती है? फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक मसल्स भी पाई जाती है कहाँ पर? सॉरी, फ्रेनिक मसल्स, डायफ्राम जो है उनकी जो मसल्स होती है उन्हें फ्रेनिक मसल्स कहते हैं, पढ़ा है ना। ये भी कोई याद रखना, फ्रेनिक मसल्स या डायफ्राम का पाया जाना। हमने कहा है कि मैमल्स का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, पहला मेमोरी ग्लैंड्स का पाया जाना, दूसरा 7 ग्रीवा के शरीरभाग का पाया जाना। चाहे कितनी लंबी गर्दन वाला मैमल्स हो, चाहे छोटी गर्दन वाला हो, चाहे गर्दन दिख भी नहीं रही है तो भी 7 ग्रीवा के शरीरभाग तो जरूर रहेगी। इसी तरीके से डायफ्राम का पाया जाना तीसरा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का। और डायफ्राम की जो मसल्स होती है उन्हें कौन सी मसल्स बोलते हैं? फ्रेनिक मसल्स, ये भी याद रखिएगा। और वोकल कॉर्ड्स का भी याद रखिएगा। ध्वनि उत्पादक यंत्र लैरिंक्स जो होता है उसमें 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर। इवन इसी में एक पॉइंट में और समझाना चाहूँगा। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम, जो व्हेल होती है पानी में रहती है तो उनके अंदर तो गिल्स होने चाहिए, झालर होनी चाहिए श्वास लेने के लिए, बट नहीं, क्योंकि वो मैमल्स में आती है। उनके अंदर भी श्वास लेने के लिए लंग्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी श्वास लेने के लिए पानी की सतह पर आएंगी
श्वास लेगी फिर नीचे चली जाती है, और अंदर जब वो पानी में रहती है तो उनमें श्वास रोकने के लिए स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये याद रखिएगा। चाहे व्हेल हो चाहे डॉल्फिन हो, वो सस्तन में आती है तो उनके अंदर भी लंग्स के द्वारा ही श्वसन होगा, चाहे वो एक्वेटिक ही क्यों ना हो। क्लियर? ये श्वसन तंत्र के बारे में ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज डायफ्राम के बारे में। देखिए डायफ्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, देखिए जरा ध्यान से। डायफ्राम जो होता है, उरोदर पटल जो होता है हमारे अंदर, उरोदर पटल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा रेस्पिरेशन माटे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कार्यों के लिए हमारा डायफ्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या क्या काम करता है। डायफ्राम होता क्या है? ए कंप्लीट मस्कुलर पार्टीशन सेपरेट द थोरेसिक कैविटी हाउसिंग द हार्ट। तो मतलब क्या हुआ? एट द लंग्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी कंटेनिंग ऑल अदर विसरल ऑर्गन। एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, उदरीय गुहा અને उदरीय गुहा, दोनों को अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला, अलग से जो पार्टीशन होता है मसल्स का बना हुआ, वो उरोदर पटल होता है। ऊपर हार्ट और लंग्स है, नीचे बाकी के ऑर्गन से। ठीक है, अब ये जो उरोदर पटल है ये हमारे अंदर ब्रीथिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ये हमने पढ़ा ही है। ये फ्लैट हो जाता है और उच्छ्वास में हेल्प करता है, जनरली घुंघटाकार होता है, तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रीथिंग को बढ़ा देता है, नो डाउट। लेकिन एक को याद रखिएगा, अगर कि मान लीजिए किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और अगर उसकी पसलियाँ टूट कर उसके डायफ्राम के अंदर चली गई या डायफ्राम के अंदर छोटा सा छेद अगर हो गया तो पता है उस इंसान को क्या होगा? वो वही का वहीं मर जाएगा। डायफ्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायफ्राम की मसल्स में एक्सीडेंट होकर कोई पास नहीं चली गई और अगर उसमें छेद हो गया तो इंसान मर जाएगा, क्योंकि ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी और हमारे थोरेसिक कैविटी दोनों में जो अंदर प्रेशर होता है ना, उसको मेंटेन रखता है ताकि ऑर्गन्स जो हैं वो सुरक्षित रहें। याद रखिएगा। चलिए इसके अलावा डायफ्राम के क्या क्या फंक्शन है और नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले डायफ्राम के जो फंक्शंस की मैं बात कर रहा था वो भी ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा डायफ्राम और क्या क्या काम करेगा? मैंने पहले बता दिया, रेस्पिरेशन में तो काम करेगा ही, लेकिन रेस्पिरेशन के अलावा डायफ्राम के जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नंबर 2, जब भी हम मैच्योरेशन करते हैं या डिफिकेशन करते हैं, मल त्याग करते हैं या मूत्र त्याग करते हैं, है ना, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी ये हेल्प करेगा। क्लियर? इसके अलावा श्वास में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपके जो एब्डोमिनल पार्ट में और भी दूसरी तरह की जो मूवमेंट होती है, कभी हमें हिचकी आने लगती है, नहीं आने लगती है? वो क्यों आने लगती है? क्योंकि डायफ्राम की जो मसल्स होती है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन ही बना रह जाता है, तो कई बार हिचकी आने लगती है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब डायफ्राम के अंदर एफिशिएंसी ऑफ ब्रीथिंग वाला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया। पहला फंक्शन ये हो गया इसका। दूसरा फंक्शन एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा ये। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, इंट्रा प्रेशर, वो भी मेंटेन रखेगा ये। ठीक है, चलिए